Welcome learner, welcome to all of you in once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंबदा। तो आज हम जिस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के चरण यानी स्टेप्स फॉर डेवलपिंग करिकुलम। तो पहला क्या है, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा या निर्धारित किया जाए। यानी सबसे पहले हम क्या चयन करेंगे कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम के कई प्रकार है ना, ये हमें निर्धारित होना चाहिए। हम निर्धारित करेंगे तभी पाठ्यक्रम निर्माण के प्रोसेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर है दूसरा, पाठ्यक्रम का प्रकार निर्धारित करने के उपरांत पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार पर विचार करना चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रमुख दार्शनिक आधार निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, आदर्शवादी आधार। दूसरा, प्रकृतिवादी आधार। तीसरा, व्यवहारिकतावादी आधार। चौथा, यथार्थवादी आधार। प्रयोगवादी आधार। पुनर्रचनावादी आधार। अस्तित्ववादी आधार। साम्यवादी आधार। दार्शनिक विश्लेषणात्मक आधार। राष्ट्रवादी आधार। जनतांत्मक आधार। फिर तीसरा है, पाठ्यक्रम विकास में मनोवैज्ञानिक आधार के निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी जब हम पाठ्यक्रम विकास कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें हमने दार्शनिक आधार तो देख लिया कि किस प्रकार हमें उनके बिंदुओं पर उनके अनुसार हमें निर्माण करना चाहिए पाठ्यक्रम का। फिर है मनोवैज्ञानिक आधार के निम्न बिंदुओं ध्यान देना चाहिए। किन किन पे, बाल विकास, किशोरावस्था, प्रौढ़ता, परिपक्वता। यानी जब बालक छोटा है तब बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, फिर जब वो परिपक्व हो जाता है तो भी हमें साइकोलॉजी के द्वारा हमें पाठ्यक्रम में बदलाव करते रहना चाहिए। फिर व्यक्तिगत भिन्नता, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, इसकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो समझेंगे अभिरुचि क्या है, यानी एप्टीट्यूड क्या है उसका, अभिप्रेरणा उसकी मोटिवेशन क्या है, उसे हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम स्थानांतरण। यानी अधिगम प्रक्रिया कैसे हम सुचारू रूप से चलाएंगे और अधिगम स्थानांतरण यानी लर्निंग ट्रांसफ़र। फिर है छठवां, मानव प्रकृति। फिर सातवां, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। फिर चौथा है पाठ्यक्रम विकास के समय सामाजिक परिप्रेक्ष्य के निम्नलिखित बिंदुओं का विश्लेषण अपेक्षित है। पहला है परिवार। दूसरा है परंपराएं। तीसरा, धार्मिक संगठन। फिर है अध्यापक, छात्र, समाज की प्रकृति, समूह का मनोविज्ञान, सामाजिक गतिशीलता, नेतृत्व, सामाजिक संगठन, शैक्षिक नियोजन, आर्थिक समस्याएं, औद्योगिकीकरण, कृषि परक समाज, वर्तमान समाज। पांचवा है पाठ्यक्रम विकास का पांचवा चरण शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना है। व्यक्तित्व, सामाजिक ज्ञानोपार्जन, अर्थोपार्जन, चरित्र निर्माण जैसे व्यापक शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी केवल उद्देश्य ही नहीं वो है, उसके हमें पाठ्यक्रम को वर्गीकरण पे भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने क्या वर्गीकरण बताया, क्या किया पाठ्यक्रम में। निम्नलिखित पक्षों में बांटना तथा उनका प्रतिशत निर्धारित करना वांछित है। पहला क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष। उसमें ज्ञान है, पहले बच्चे को ज्ञान देंगे, किसी टॉपिक को उठाएंगे, उसके ऊपर उसे समझाएंगे, फिर अवबोध वो समझेगा, उसे देंगे हम होमवर्क। फिर अनुप्रयोग करेंगे कि वह कैसे उसे समझता है, फिर विश्लेषण उसका करेंगे, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। फिर है भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या है, पहला प्राप्ति, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा मूल्य निर्धारण, प्रत्यक्षीकरण, संगठन, लक्षण पर वर्णन। फिर है क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन, अनुकरण, परिचालन, नियंत्रण, समायोजन, नैसर्गिकरण, आदत निर्माण। इतनी चीज़ हम क्रियात्मक पक्ष में जानेंगे। फिर हम क्या जानेंगे, फिर हम जानेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के उपरांत मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि कौन कौन से अधिगम अनुभव छात्रों को दिए जाने हैं। हीलर के अनुसार इस कार्य के लिए निम्न 7 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। हीलर एक शास्त्री थे, उन्होंने 7 बिंदुओं को बताया जो हमें पाठ्यक्रम निर्माण सामग्री करते समय ध्यान देना चाहिए। पहला है वैधता, यानी पाठ्य सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करे। फिर दूसरा है व्यापकता, सामग्री किसी एक उद्देश्य की ही पूर्ति न करे वरन अनेक उद्देश्य पूरे हों। फिर है तीसरा विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हों। फिर है चौथा उपयुक्तता, छात्र के लिए अनुभव व्यक्तित्व और सामाजिक रूप से औचित्यपूर्ण हो। फिर है पांचवा प्रतिमान में संतुलन, अविच्छिन्नता, प्रतिमान में संतुलन, अविच्छिन्नता, संचय, पुनरावृत्ति और अधिगम की बहुलता को देखा जाता है। फिर है छठा पॉइंट, जीवन
से संबंध यानी चयनित सामग्री को जीवन से संबंधित होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में क्या चल रहा है, वो किस विकास के किस स्तर पे है, उसको लेके हमें उस पे ज्ञान अर्जित करके तब हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर है 7वां पॉइंट, छात्र सहभागिता। छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें केवल टीचर ही ना सहभागिता करे, उसमें छात्रों कोई भी बालक या बालिकाओं की भी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। फिर है 7वां, इस स्तर पर अंतर वस्तु का चयन किया जाता है। अंतर वस्तु के स्रोत का निश्चय करना पड़ता है, चयन का आधार तय करना पड़ता है, चयन प्रक्रिया के चरण निश्चित करने पड़ते हैं, तब विषय सामग्री का विवरण प्रस्तुत करना होता है। अंतर वस्तु के चयन के उपरांत निम्नलिखित तत्वों को मिलाकर पाठ्यक्रम को संगठित किया जाता है। यानी अंतर वस्तु है 8वां हमारा पॉइंट ये, अंतर वस्तु के चयन के उपरांत निम्नलिखित तत्वों के मिलाकर पाठ्यक्रम को संगठित किया जाता है। फिर है पहला, इसके अंदर क्या है, प्रकल्प यानी डिज़ाइन। प्रकल्प वह संरचना है जिसका प्रयोग शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने पर क्रियान्वयन में होता है। यह एक प्रकार का ढांचा है। प्रकल्प 2 प्रकार के होते हैं। पहला, पाठ्यक्रम को अंशों में विभाजित कर दिया जाता है और दूसरा पूरा ढांचा एकीकृत रूप में होता है। फिर है दूसरा, क्षेत्र यानी स्कोप। पाठ्यक्रम का क्षेत्र अध्यापक और छात्र की क्रियाएं तथा विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। फिर तीसरा है अनुक्रम, सीक्वेंस में, यानी पाठ्यक्रम में चयनित क्रियाओं तथा अनुभवों में क्रम होना चाहिए, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्रमबद्ध होना चाहिए। फिर है चौथा, सातत्य यानी कंटिन्यूटी यानी लगातार चलते रहना चाहिए। चयनित क्रियाओं और अनुभवों में निरंतरता होनी चाहिए, उसमें ठहराव नहीं होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े में वह बटा होना ठीक नहीं है। फिर है संतुलन, 5वां, बैलेंस। पाठ्यक्रम में क्लिष्टता और सरलता का संतुलन होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम कठिन भी है तो उसमें कुछ सरल चीज़ों को भी डाल के उनमें संतुलन बना के हमें समझाना या पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी अधिगम प्रक्रिया एक सर्वांगीण विकास को आउटपुट कर सके, दे सके। फिर है 6वां, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। यह ध्यान रखना चाहिए कि अंत में पूरा पाठ्यक्रम एक दिखाई पड़े। फिर 9वां है पाठ्यक्रम विकास के 8वें सोपान में इस बात के संकेत दिए जाते हैं कि किसी पाठ्यवस्तु को किस प्रकार पढ़ाया जाए। कभी कभी कुछ अध्यापकोगी और अध्ययनोपयोगी सामग्री का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें अध्यापकों को उचित मार्गदर्शन दिए जाते हैं। 10वां, अंतिम सोपान में विषय सामग्री अंतर्वस्तु का उचित मूल्यांकन नियोजित किया जाता है। निबंधात्मक, लघु उत्तरी तथा वस्तुनिष्ठ को आवश्यकता अनुसार नियोजित करने के सुझाव दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम के चरण, जिसको हम समझते हैं, जानते हैं और हमने समझा जाना उसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। तो अगले टॉपिक पे नए वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिले ऐसे ही और वीडियो बनाते रहने की। नमस्कार।